साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम भारतीय संविधान के अगली कड़ी में केंद्र राज्य संबंध में प्रशासनिक संबंध पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग मुख्यतः उन अनुच्छेदों का वर्णन करेंगे जो इस प्रशासनिक संबंध से संबंधित है। साथ ही यह भी देखेंगे कि इसके अलावे और ऐसे कहाँ से मामले हैं जो प्रशासनिक संबंध को, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध है, विधायी संबंध के लिए हमने जो वीडियो बनाई है आप उसको देख सकते हैं। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध जो है, जो अनुच्छेद 256 से 63 तक वर्णित है, अनुच्छेद 256 से 63 तक, और इसमें से 3-4 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनसे लगभग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूंगा कि वो कैसे पूछते हैं। और प्रशासनिक संबंध जो होता है वो थोड़ा जटिल मामला होता है। हमने विधायी संबंध जो पढ़ा था वो थोड़ा सॉफ्ट मामला है। सॉफ्ट मामला इसलिए है कि कानून बनाने की बात है। विधानमंडल अपना कानून बनाएंगे, केंद्र अपना कानून बनाएंगे। जो मामले समवर्ती सूची में है दोनों बना सकते हैं। यदि एक ही मामले पर दोनों कानून बना लिए हैं अर्थात संसद और विधानमंडल, तो संसदीय कानून प्रभावी होगा। इसके अलावा आपात स्थिति में और राष्ट्रहित के जैसे मामलों में भी संसद कानून बना सकते हैं। लेकिन प्रशासनिक मामला थोड़ा अलग इसलिए है कि प्रशासन को दोनों कानून अर्थात विधानमंडल और केंद्रीय कानून को लागू करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा द्वंद्व रहता है। तो इसी द्वंद्व को हटाने के लिए, कम करने के लिए राज्यों का केंद्र के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रावधान भी किए गए हैं जो संविधान में वर्णित थे। और इसके अलावा भी इन प्रावधानों में आप मुख्यमंत्रियों के जो सम्मेलन होते हैं, डीजीपी के जो सम्मेलन होते हैं, गृह मंत्रियों के जो सम्मेलन होते हैं उसको रख सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद का जो निर्माण होता है उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा और सारे ऐसे सम्मेलन होते रहते हैं जो राज्यों के बीच परस्पर सहयोग और केंद्र के साथ सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए, केंद्र राज्य संबंधों में सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है, प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे वो पीटी में तो यही पूछेंगे जो हम लिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी मेंस में होती है। तो मैं एक एक खंड करके सबके लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगा ताकि देखें और उसको लाभ उठाएं। फिर से मैं कहूँगा कि जब भी आप संविधान को पढ़ते हैं, संविधान को समझते हैं, संविधान ही नहीं इतिहास को, भूगोल को या विज्ञान को भी पढ़ते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से, तो एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ें। बाकी जो बुक्स हैं उसमें कहीं कुछ मिलेंगे, कहीं कुछ नहीं मिलेंगे। तो एक पूरा डाटा निकालने के लिए आपको कम से कम 4-5 बुक पढ़ने पड़ेंगे। पता लगा कि आपने अमुक राइटर की बुक पढ़ी और वहाँ गए, वहाँ उसमें वो चीज़ नहीं लिखी थी, वो परीक्षा में आ गई। तो ये समस्याएं होंगी। हम लोग जब नोट्स तैयार करते हैं या बनाते हैं तो बहुत सारे किताब होते हैं, सब में से जो बातें होती हैं चुनकर निकालते हैं, लेकिन आपके पास उतना समय है नहीं। तो एनसीईआरटी जो बुक है वो सबसे बेहतरीन किताब है जो एक ओवरऑल समझ संविधान के बारे में आपकी विकसित होगी, और वही जो समझ आपकी विकसित हुई परीक्षाओं में काम देगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अर्थात अब अपने मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को जरूरत से ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। अब रही बात की 1-2 प्रश्न, तो उसको एक ट्रैप मान के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए जितना मार्क्स जरूरी होते हैं उतना आपको आ जाएगी जब आप किसी भी विषय, भूगोल, इतिहास या राजनीतिक विज्ञान के बारे में समझ रखेंगे। याद रखिए, समझ रखेंगे तो आप परीक्षा जरूर पास करेंगे। सिर्फ याद रखे हैं तो दिक्कत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि याद रखने से फेल करेंगे, लेकिन दिक्कत है, खास करके मेंस में और इंटरव्यू में थोड़ा दिक्कत होने लगेगी। तो एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ें। देखिए, अनुच्छेद 256 ये भाग 11 में है, याद रखिएगा। किसमें है? भाग 11। तो जब भी परीक्षाओं में पूछे कि प्रशासनिक संबंध, तो अनुच्छेद 256 से 63 भाग 11 परीक्षाओं में कैसे पूछेगा वो एक एक लिख देंगे। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 254 से 62, 255 से 68, 256 से 63। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक है ये।
तो भाग 11 में है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, जिसका पहला अनुच्छेद है 256। 256 को हमने हेडिंग दिया है केंद्र का राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, अर्थात केंद्र जो है किसी भी राज्य को किसी भी मामले पर निर्देश दे सकती है और इस निर्देश का अनुपालन करना राज्य का कर्तव्य है। यदि राज्य इस निर्देश को पालन करने में असमर्थ रहती है तो राष्ट्रपति या केंद्र को यह समाधान हो जाता है कि तत्संबंधी राज्य जो जिस राज्य को निर्देश दिया गया है वो संवैधानिक स्थिति के अनुसार नहीं चल पा रही है या वहाँ जो प्रशासन है वो राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने में असमर्थ है और इस आधार पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि 256 जो है केंद्र का राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है और ये शक्ति जो है वो कोरा कागज नहीं है। इस शक्ति के आधार पर केंद्र उन पर क्या कह सकते हैं प्रशासनिक डंडा चला सकता है और वहाँ की सरकार को निलंबित किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाई जा सकती है। तो जब भी आप परीक्षा में जाएं और पता लगे कि भाई इस तरह का जो मामला होगा केंद्र को निर्देश देने की शक्ति, तो अनुच्छेद 256 सबसे ज़्यादा इसी से पूछता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में यही पूछता है कि केंद्र का निर्देश देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो 256 में। अगला देखिए, अगला कहता है 257 और 257 ए। ये जो है ये एक क्या है कि केंद्र की जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, केंद्र के जितने भी संचालित चीजें हैं, मान के चलिए रेलवे, संचार, वायुयान, सुरक्षा बल, सुरक्षा कैंप, इन सब सुरक्षा देना और अन्य सुविधाएं क्या कह सकते हैं उपलब्ध कराना राज्य का काम है, राज्य का कर्तव्य है। हालांकि हमने देखिए लिख रखा है कुछ मामलों से राज्यों पर संघ का नियंत्रण, अर्थात ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनके द्वारा संघ राज्य पर नियंत्रण रखता है। ये डायरेक्ट नहीं लगेगा आपको लेकिन रखता है। जैसे रेलवे तो पूरा भारत में फैला हुआ है लेकिन रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, राज्य की नहीं। उस पर राज्य दावा नहीं कर सकते, वो राष्ट्र की संपत्ति है और कोई भी राज्य रेलवे के आवागमन को प्रभावित नहीं कर सकता है कि नहीं आप मेरा बात नहीं माने तो हम रेल बंद कर देंगे, नहीं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं वो राष्ट्र की संपत्ति है, कोई भी स्टेट उसको बंद नहीं कर सकता है कि नहीं हम इसको बंद करेंगे, भाई मेरा काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या कह सकते हैं सामरिक जो स्थान होते हैं, जैसे जो क्या आप कह सकते हैं जी, वायुयान के जो अड्डे होते हैं, अभिलेख वगैरह, अभिलेखागार वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो एयरफोर्स के अड्डे होते हैं, इन सब की हालांकि उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उनकी भी होती है, लेकिन इनके अन्य सुविधाएं मौजूद कराना, सुरक्षा मौजूद कराना राज्य का काम है और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। राज्य को ऐसा सुनिश्चित करना पड़ता है। संघ के कार्यकारी शक्ति का प्रयोग में बाधा न हो, अर्थात देखिए 257 का मूल मकसद ये है कि जो संघ की कार्यकारी शक्ति जो है उसको लागू करने में, उसको आगे बढ़ाने में ऐसा कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए जो इसके कार्य को प्रभावित करे और राज्य सुनिश्चित करेंगे कि यह बाधा न हो। बात समझ रहे हैं? फिर से समझ लीजिए कि 257 और 257 ए जो कहता है कि संघ अपनी कार्यकारी शक्ति को लागू करेगा और राज्य उसमें सहायता करेंगे और राज्य उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। और वो क्या होंगे? रेलवे, वायुयान, राजमार्ग, जो हाईवे, नेशनल हाईवे होते हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय बल रखे जाते हैं, अब केंद्रीय बल माना कि केंद्र की चीज़ है तो सब दिल्ली में थोड़ी बैठेगा, सब तो इधर उधर कहीं रहेगा। तो उन सब सम्मिलित रूप से ये कहा गया है कि उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान राज्य नहीं होने देंगे और सुविधाएं मौजूद उपलब्ध कराएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में जो अतिरिक्त व्यय होगा, जो राज्य और केंद्र के बीच में जो समझौता है, उसके अलावा यदि अतिरिक्त व्यय होती है तो केंद्र उसका वहन करेगी। समझ लीजिए, जो अतिरिक्त व्यय होगा, जो भी राशि खर्च होगी, केंद्र उसका वहन करेगी, केंद्र उसको देगी। 57 एक कहता है कि सशस्त्र बलों तथा संघ के अन्य बलों की तैनाती द्वारा राज्यों को सहायता, अर्थात मान के चलिए कि किसी राज्य में कोई उपद्रव हो रही है या कुछ समस्याएं हो रही है तो 257 एक कहता है कि केंद्र जो है अपने
अर्धसैनिक बलों के द्वारा राज्य की सहायता प्रदान करेंगे और इसमें जो लागत खर्च होगी उसे केंद्र वहन करेगा। ठीक है, अब देखिए 258 कहता है कि कुछ मामलों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति क्या है भाई, कर्तव्य रूप में कुछ मामले संघ राज्यों को सौंप सकता है। देखिए बहुत सारे ऐसे कृत्य होते हैं जिन्हें संघ नहीं कर सकता है या करने में उसको समय लग सकता है या कुछ प्रक्रियात्मक या कुछ प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो सकती है या डिले देर हो सकता है। तो उस स्थिति में केंद्र जो है वो काम राज्य को सौंप सकते हैं। बात समझ रहे हैं, वो कार्य कुछ ऐसे कार्य कुछ भी कार्य राज्यों को सौंपा जा सकता है और राज्य उसको करेंगे, करने से मना नहीं कर सकते। ये किसमें वर्णित है, 258। 259 जो है वो निरस्त कर दिया गया, 259 जो है नहीं है, निरस्त कर दिया गया है। अब देखेंगे 260। 260 कहता है कि भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र। देखिए भारत से बाहर के जो भी चीजें हैं, देश की सीमा से जो परे जो भी चीजें हैं, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ संसद काम करेगी। संसदीय विधि विधान बना सकते हैं और संसद ही किसी भी प्रकार के कदम को उठा सकती है, राज्य नहीं उठाएंगे। अब देखिए 261, 62 और 63, ये तीन सबसे ज्यादा पूछता है। 61 कहता है हमारे यहां सार्वजनिक संघवाद होगा, अर्थात इस अनुच्छेद के अनुसार सार्वजनिक संघवाद की रूपरेखा रखी गई है, आधारशिला रखी गई है। अब समझिए कि सार्वजनिक संघवाद होता क्या है। सार्वजनिक संघवाद का मतलब, सार्वजनिक का मतलब तो समझ रहे हैं, सार्वजनिक सबका, संघवाद का मतलब संघ के रूप में। कहने का तात्पर्य है कि इस अनुच्छेद में वर्णित है कि हम पूरे भारत के जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, समय के अनुसार बदलते रहते हैं, तो जितने भी भारत के स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो एक दूसरे के अभिलेखों को, एक दूसरे के न्यायिक क्या कह सकते हैं, उद्घोषणा को, एक दूसरे के राजपत्रित जो कानून है उन सबको समस्त, संपूर्ण और पूरी तरह से मान्यता देंगे और संरक्षित करेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलिए कि बिहार में कोई सेना है या संगठन है जिसे बिहार सरकार ने बैन कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन वो तो केरला में नहीं थी, जम्मू कश्मीर में नहीं था, तो अब वो बोलेगा कि नहीं नहीं अब जम्मू में बंद नहीं हुआ, हम वहां से चलाएंगे, नहीं। एक स्टेट में बैन मतलब पूरा भारत में बैन। ठीक इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में कोई संगठन है जो इस तरह की क्रियाकलाप में लिप्त है जिसकी उसे सरकार ने वहां बैन कर दिया, तो वो आप रूपी अपने आप बिहार में, केरला में, आसाम में सब जगह बंद हो जाएगी, बैन हो जाएगी। इसके अलावा जो ऑर्डर्स होंगे, जो न्याय निर्णय होंगे, उसको पूरे भारत में मान्यता दी जाएगी। आपने देखा होगा कि कोई एक उत्पाद है जिसे बिहार सरकार ने ठप्पा मारा कि हाँ इसकी उत्पाद ऐसे ऐसे है, इसमें ये चीज़ है, तो वो वही मान्यता, वही अधिकार के साथ पूरे भारत में बिकेगी। ऐसा नहीं है कि बिहार में अलग दिया, भारत सरकार से अलग लेना होगा, नहीं। हाँ कर वगैरह है उसका अलग होगा, लेकिन यदि किसी चीज़ पर राजपत्रित मुहर लग चुकी है, किसी चीज़ पर राज्य द्वारा अधिकृत संस्था के मुहर लग चुके हैं, तो उसकी मान्यता पूरे भारत में प्रदान की जाएगी। ये क्या है, सार्वजनिक संघवाद है और ये अनुच्छेद 261 में। 262 कहता अंतर राज्य नदी जल विवाद का निपटारा। देखिए जब देश बना था तो उस समय भी संविधान निर्माताओं को समझ में आ रही थी कि ऐसी समस्या क्रिएट हो सकती है जिसमें जल से संबंधित समस्या हो जाएगी, और यह समस्या को वो माननीय कोर्ट पर नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने अनुच्छेद 262 में वर्णन किया है कि संसद जब चाहे तब अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारा के लिए कोई ट्रिब्यून, कोई अधिकरण या कोई निकाय बना सकती है और उसका जो निर्णय वगैरह होगा वो मान्य होगा और वो न्यायिक क्षेत्र से बाहर होगा। तो उसको रखा गया है अंतर्राज्य नदी जल विवाद में। ये यही है, हालांकि ये बहुत बड़ा है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा ताकि पीटी और मेंस में दिक्कत ना हो और एक ओवरऑल आपको समझ हो। लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही बता रहा हूँ कि 262 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नदी जल या नदी विवाद से संबंधित निपटारा के लिए कोई भी अधिकरण, कोई भी निकाय गठित कर सकती है। और जानते हैं उस जो अधिकरण होती है उसका जो निर्णय होता है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बराबर होता है। ठीक है, 63 है, 263 कहता है राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्य परिषद की स्थापना। 263 उद्घोषित करता है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब
अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं ताकि राज्यों के बीच में सहयोग बढ़े, सहयोगात्मक स्थिति उत्पन्न हो और प्रशासनिक और विधिक जो समस्याएं क्रिएट होती हैं वो कम से कम। तो कौन अधिकार देता है राष्ट्रपति को? 263। देखिए 262 और 263। 262 जो है नदी जल विवाद से है और 263 जो है अंतर राज्य परिषद से। हालांकि मैं दोनों के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा ताकि बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है कि उसके लिए बहुत अलग से चाहिए, लेकिन इतना बड़ा है कि उसको एक अलग से समझना पड़ेगा। क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न सीधा अनुच्छेद तो पूछते ही अलग से भी पूछ देते हैं, तो मैंने उसके लिए अलग बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो 262 और 63 फिर से एक बार ओवरऑल देख लीजिए। 256 जो है केंद्र का राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, अर्थात इसी के अनुच्छेद के तहत केंद्र जो है राज्यों को निर्देश देते हैं और राज्यों को निर्देश मानना बाध्यकारी है। यदि वो नहीं मानते हैं तो यह समाधान होगा कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। 257 ये जो है वो कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न न हो, राज्य ऐसा सुनिश्चित करेंगे। रेलवे, विमान, हाईवेज या और भी ऐसे एसेट्स या और भी ऐसे कृत्य जो केंद्र कर रहा है उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, राज्य ऐसा सुनिश्चित करेंगे। 58 है कुछ मामलों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति, अर्थात केंद्र जो है वो राज्य को ऐसे कुछ कृत्य सौंप सकते हैं जिसको वह उचित समझे और इनको करना होगा। साथ ही ये भी समझिएगा कि सेम काम राज्य भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति से अनुशंसा कर करके राज्यपाल जो हैं किसी भी केंद्रीय अधिकरण को या संगठन को या अधिकारी को कृत्य सौंप सकते हैं। 259 निरस्त है। 260 जो है भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र, अर्थात भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर मतलब इलाके से जो बाहर है उस पर सिर्फ और सिर्फ संसदीय कानून ही बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। 261 जो है सार्वजनिक संघवाद। सार्वजनिक संघवाद का मतलब एक दूसरे के समस्त अभिलेखों के न्यायिक निर्णय को और विधायी नियमों और निर्णयों को एक दूसरे के समस्त राज्य जो है वो मान्यता देंगे, इज्जत करेंगे और उसको सुनिश्चित करेंगे कि उसका पालन। 262 अंतर राज्य नदी जल विवाद और 63 अंतर राज्य परिषद। देखिए अब परीक्षाओं में कैसे पूछेगा, परीक्षाओं में सीधा लिख दे 256 निर्देश देने की शक्ति, 262 नदी जल विवाद, 263 अंतर राज्य परिषद, 257 260 लिखिए, 61 लिखिए, 261 संघवाद, आपसी संघवाद जो है सार्वजनिक संघवाद। तो ऐसे आपको मिलाने के लिए रख देगा और बोलेगा कि अब इसमें से मिलाइए, तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। राम लक्ष्मण 7-8 अनुच्छेद हैं, ये 8 अनुच्छेद को आप एक एक नज़र देखेंगे तो ध्यान रहेगा। और फिर से मैं ये कहूँगा कि जब भी संवैधानिक किताब को पढ़ें तो NCERT को ज़रूर पढ़ते रहें ताकि ओवरऑल समझ बनी रहे और हम लोग जैसे का जो वीडियो है कभी यात्रा में वगैरह में देखते रहें ताकि फायदा हो। तो ये था हमारा आज का भाग 11 का केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। अब अगली बार मिलेंगे वित्तीय संबंध में और फिर उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।